नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन किया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर विरोध मार्च निकाला और ये विरोध मार्च है महंगाई के खिलाफ। आपने महंगाई को लेकर वो गाना तो खूब ही सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है पर महंगाई डायन खाए जात है। आपको इस प्रदर्शन में ज़्यादातर गृहिणी दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। ऐसे में खाना पकाने के लिए ज़रूरी गैस के दाम बढ़ गए हैं। मोदी सरकार को गरीबों की कोई फिक्र या चिंता नहीं है, सभी अपनी राजनीति में व्यस्त है। ऐसे में आम लोगों के घरों की किचन का बजट बिगड़ चुका है, जिसको लेकर हाथ में तख्ती लेकर सत्ताधारी सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और महंगाई का विरोध किया। साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर को फूल माला पहनाकर उसकी आरती भी उतारी गई। महिला जो है त्रस्त है मोदी जी के राज में, क्योंकि देख सकते हैं कि रोजाना आए दिन गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कभी 50 रुपये और सुबह आँख खुलती है तो गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हुए होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 414 रुपये सिलेंडर था और अब देखिए 1053 रुपये सिलेंडर हो रहा है। और उस समय अगर हम 5 रुपये भी वृद्धि करते थे तो ये बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और नेतागण कपड़े उतार कर सड़कों पर होते थे। तो आज कहाँ हैं वो नेता? आज कहाँ सो रहे हैं? उनको आज दिखाई नहीं दे रहा कि सिलेंडर के जो दाम हैं पूरे देश क्या पूरे संसार में सबसे ज़्यादा भारत में दाम बढ़े हुए हैं और गरीबी का मौसम है। सब लोग बेरोज़गारी जो है नंबर 1 पे है हरियाणा में। उसके चलते हुए आप देखिए कि महंगाई इतनी बढ़े जा रही है। किस तरह से महिलाएं अपने घर का खर्चा चलाएं, किस तरह से दाल रोटी अपने बच्चों को दें, हर चीज़ बढ़े जा रही है। और महिलाएं अब इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि सिलेंडरों को एक तरफ घेर के चूल्हे पर दोबारा से आ गई हैं। तो इसी के हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिलेंडर के दाम कम किए जाएं और मोदी जी महिलाओं के बारे में सोचें। सब्सिडी की बात की गई थी, सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है लोगों को। सब्सिडी तो दूर की बात रही, अब जीएसटी भी थोप दी गई है। हर चीज़ों पे जीएसटी थोप दी गई है। सब्सिडी तो बहुत दूर की बात रही, वो तो ख़त्म कर ही दी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार किस तरह से जन विरोधी होती जा रही है और ख़ास तौर से महिला विरोधी होती जा रही है। महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाना, अपने बजट को चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये महिलाएं, इसीलिए सारी महिलाएं आज सड़कों पर हैं और आज हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये मोदी जी को सोचना चाहिए और सारे दाम वापस लेने चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, बेरोज़गारी को रोज़गार देना चाहिए बेरोज़गारों को। तो यही हमारी दी। चल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शराब के नशे में अपनी दोस्ती साबित करने के लिए आगरा कैनाल में छलांग लगा दी गई, जिसमें एक युवक बचा जबकि 2 के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका है। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस अभी बाकी बचे दोनों लोगों को ढूंढने में लगी हुई है। 3 दोस्तों ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। इनमें से एक युवक को तो वहां से निकाल कर लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 का कोई सुराग नहीं पता चल सका है। बचने वाले युवक की माने तो पीने के बाद दोस्तों में बात हो रही थी। वो एक दूसरे पर शक करते हैं और एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर जोश में आकर तीनों ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी। परिजनों का आरोप है कि शिकायत दिए जाने के बाद भी पुलिस ने लापरवाही बरती, जिससे फायर ब्रिगेड और गोताखोर समय पर नहीं पहुंचे। वहीं पुलिस अधिकारी इन आरोपों से इनकार कर रही है। उनके मुताबिक वो लगातार बचाव की कोशिशों में जुटे हुए हैं। 2 भाई नहीं मिल रहे अभी तक। जो बच गया उसकी हालत कैसी है? अभी तो सही है फिलहाल हालत। 2 जो डूबे हैं उन्हें प्रशासन बचाने के लिए क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, देख लो क्या कर रहा है। अभी तक सुबह बोल रहे हैं 7 के बाद 3:30 बजे की, कह रहे सुबह आएगी सुबह आएगी। इस टाइम 10 बज रहा है, अभी तक कोई भी बंदा नहीं आया। तो पता लगा कि क्यों कूदे हैं वो? अभी इतना नॉलेज है नहीं, बस ये रात में पी खा रहे थे, दिन से ही फिर घर से बाहर है, दिन से ही पूरे रात नहीं आए थे घर पे। कोई नाइट बाहर ये दिखा तू कूद के दिखा, तो ये तीनों इकट्ठे कूदे हैं उसमें। ये रहने वाले कहाँ के हैं? क्या इनका नाम वाम कुछ पता लगा? हाँ, नाम तो है जी। एक का नाम मोनू है, एक का नाम पन्नालाल है, एक का विशाल है। ये करते क्या थे? ये टम्पू चलाते हैं जी। परिवारजनों का आरोप है कि 3:30 बजे कूदे, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है, ना गोतख हो रहा है, ना नाव आई है, ना कोई अच्छे ढूंढने वाले आए हैं। नहीं जी, ढूंढने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है अभी।
ये जो है क्या नाम है, रात को 3:30 बजे की घटना है, 10 बज चुके हैं, अभी तक नाव गोताखोर कोई नहीं आया। सर लगे हुए हैं, कोशिश पूरी है। तो वो कब तक आ पाएंगे जो सर गोता? अभी फोन आया है, अभी पहुंचने वाले हैं जी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए वेरिएंट को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना का नया वेरिएंट फिलहाल चल रहे कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी लगातार 40 से ज्यादा टीमें लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं प्रिकॉशन डोज लगवाने में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अभी तक केवल 1 लाख लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लगवाई है, जबकि 15 लाख लोग अभी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है और इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय केवल प्रिकॉशन डोज ही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें और जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगवाएं। और अब प्रिकॉशन डोज की अवधि भी 6 माह कर दी गई है। BA.2.75 नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है? हमने सभी को कह रखा है और कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगवाएं और साथ में कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसके अंदर 2 गज की दूरी, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग और मास्क लगाना है। ये सभी चीज़ों को हम सब ने फॉलो करना है। NGOs, मीडिया, सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मीडिया भी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन नियमों का पालन करें, जिससे कि कोरोना ना धरातल पर फैले। आपकी कितनी टीमें काम कर रही हैं लोगों को जागरूक करने में? धरातल पे हमारी 44 टीमें तो हर जगह हमेशा मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे लगभग 55 to 60 के बीच में कैंप लगते हैं रोज़ाना, लेकिन लोगों में जागरूकता की अब थोड़ी कमी हुई है, वो कंप्लीसेंट हुए हैं, तो उन्हीं से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके डोज लगाएं। इसके अलावा हमने सारी लाइन लिस्टिंग भी कर ली है और जिनकी प्रिकॉशनल डोज दी है उनको हम फ़ोन भी कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि आके प्रिकॉशन डोज लगवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। कितने लोगों को अभी तक प्रिकॉशन डोज लगवाई जा चुकी है? अब तक 1 लाख से ऊपर लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगा ली है, लेकिन यह है थोड़ी कम है। लोगों से हमारा बार बार अनुरोध है कि आएँ और प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगवाएं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुभाष चंद्र को एनिमल चार्ज दिया हुआ है। उन्होंने कुछ आवारा पशुओं को इकट्ठा कर लिया है और नगर निगम के द्वारा ये मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत उन्होंने इन आवारा पशुओं को इकट्ठा करके एक वाहन में डाल दिया। लेकिन अब समस्या ये है कि बल्लभगढ़ में जो गौशाला है, जहां पर इन पशुओं को ले जाना चाहिए था, वहां से इन्हें मना कर दिया गया है। इनमें 5 पशु शामिल है, जो कि 2 मोहना रोड से पकड़े गए, 2 दशहरा ग्राउंड से पकड़े गए हैं और 1 सेक्टर 61 से पकड़ा गया है। अब इन पशुओं को मवई ले जाया जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि मवई गौशाला से भी पहले ही इनकार कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो इन पशुओं को लेकर मवई जा रहे हैं। एनिमल का चार्ज है। तो आज हमारे पशु पकड़े हैं? हाँ सर, 5 पशु पकड़े हुए हैं। कहाँ से पकड़े हैं? 2 दशहरा ग्राउंड से, 2 मोहना रोड से, 1 सेक्टर। तो इनको कहाँ ले जाएंगे अब? सर हमारे इंचार्ज ब्रिज मोहन जी ये बोला था कि इनको बल्लभगढ़ की जो हमारी गौशाला में है उसमें ले जाना है। गौशाला वालों ने कर दिया मने। उन्होंने कहा अब इनको मवई ले जाओ, और मवई वालों ने भी हमको ऑलरेडी 3 दिन पहले मना कर दिया था इन पशुओं को। अब अगली समस्या जो वहाँ जाके पता चलेगी वो लेते कि नहीं लेते हैं। तो आप मोबाइल ले जाओगे? हाँ सर। तो ये कब तक मुहिम चलेगी आपकी? ये 20 तारीख तक, 20 जुलाई 20 जुलाई तक ये मुहिम बल्लभगढ़ में। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। प्रदेश सरकार आमजन के लिए कितनी भी योजनाएं लाए, लेकिन इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने वाले कर्मचारी और अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही मामला हरियाणा रोडवेज द्वारा चलाई गई महिलाओं के लिए हसनपुर से पलवल की ओर आ रही पिंक बस में देखने को मिला। बस में महिलाओं के साथ साथ पुरुष यात्री भी बैठे हुए थे। पलवल में सरकारी कर्मचारी किस तरह सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका एक जीता जाता उदाहरण हरियाणा रोडवेज विभाग में देखने को मिला। आपको बता दें कि विभाग द्वारा प्रदेश भर में पिंक बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों को महिलाओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विशेष रूप से चलाया गया है। नियम के अनुसार इन बसों में पुरुष यात्री सफर नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके हसनपुर से
से पलवल की ओर आ रही बस में पुरुष यात्री भी सवार करते दिखाई दिए, जिसे देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि परिचालक सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि परिचालक दिनेश ने पिंक बस में पुरुषों को बैठाने के सवाल पर सफाई पेश करते हुए कहा कि बस में सवारी कम होती है, इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों को बिठाया है, जबकि इस बस में 3-4 अन्य पुरुष यात्री भी सफर करते नजर आए। दिनेश, ये पिंक बस है महिलाओं के लिए, तो इसमें पुरुष सवारियां भी हैं। सवारियाँ तो है जी, इसमें लड़की अब कम आ रही है, इसलिए पुरुष सवारियां बैठाई हैं। बुजुर्ग हैं ये बैठाई। तो इनकी टिकट भी काटते हो? हाँ जी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में नंबरदारों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह, DRO सुशील कुमार व तहसीलदार संजीव नागर भी मौजूद रहे। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने नंबरदारों को 9,000 रुपये की कीमत के स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है। योजना के अनुसार नंबरदारों को 9,000 रुपये का कूपन दिया जा रहा है। इस कूपन से नंबरदार मोबाइल की स्टॉल पर जाकर अपनी पसंद की कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन मिलने से नंबरदार का कार्य आसान होगा और राजस्व विभाग के कार्य बेहतर ढंग से समय पर पूरे किए जा सकेंगे। पलवल जिले में 790 नंबरदार हैं। नंबरदारों को स्मार्टफोन देने के लिए 3 दिन तक कैंप लगाए जा रहे हैं। पलवल में आयोजित कैंप में 300 नंबरदारों ने भाग लिया। दूसरा कैंप होडल व तीसरा कैंप हतीन में आयोजित किया जाएगा। जितने भी हमारे नंबरदार हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी नंबरदारों को 9,000 रुपये तक का वाउचर दिया जा रहा है और कंपनीज भी यहाँ पे बुलाई हुई है जहाँ पे वो वाउचर रिडीम करके फ़ोन ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेवेन्यू के कार्य में नंबरदार का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो ताकि आज दूरभाष के माध्यम से जब हम बात करते हैं तो किसी को कोई समस्या ना आए, सभी नंबरदारों के पास फ़ोन रहें, हमारी जितनी भी रेवेन्यू के कार्य हैं, कोई और कार्य हैं, उनमें कोई बाधा ना आए, उस उद्देश्य से नंबरदारों को फ़ोन दिए जा रहे हैं। पलवल जिले में कुल 790 नंबरदार हैं, जिसमें 3 दिन के कैंप लगाए जा रहे हैं। आज पहला कैंप पलवल में है जिसमें 300 नंबरदारों को बुलाया गया है। अगला मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं छज्जूनगर गांव से नंबरदार हूं और जो सरकार की ये योजना है ये बहुत बढ़िया है। जो मोबाइल सरकार दे रही है नंबरदारों को, ये बहुत बढ़िया है। इससे नंबरदारों को बहुत फ़ायदा होगा और सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। जो सरकार की जो स्कीम है, सरकार की जो योजना है, उनको हम आम पब्लिक तक जागरूक कर सकेंगे। मेरा नाम कृष्ण सिंह नंबरदार है, मैं गांव बटराम से हूं और हमको सरकार जो ये मोबाइल दे रही है, ये मोबाइल का मुझे टोकन मिल चुका है जिसका नंबर 72 है। अब हमको ये सुविधा होगी नंबरदारों को कि सरकार की जो स्कीमें हैं उनको हम सरकार तक पहुंचाएं और सरकार के को योगदान दें, उनके सहयोग दें उनके सरकारी कर्मचारियों को काम करने में। तो ये इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम नंबरदार जो उनकी जो आने जाने की परेशानी वो भी दूर होगी। हम फ़ोन से ही सरकार को स्कीमों के बारे में जो भी है सरकारी उसको हम सूचना। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिला पुलिस के भरसक प्रयासों के बाद भी पलवल में अपराध का ग्राफ बढ़ता नजर आने लगा है। ढाबा संचालक से रंगदारी मांगने के बाद मुनकटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन से ज्यादा युवकों द्वारा एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को पीटकर उससे नकदी लूटकर रंगदारी की मांग की गई। पीड़ित सेल्समैन ने अपनी शिकायत मुनकटी थाना पुलिस में दर्ज कराई है। जिले में आपराधिक मामलों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जिला पुलिस भी सराहनीय कदम उठाते हुए केस दर्ज कर त्वरित कार्यवाही कर रही है और उन्हें ट्रेस करने में कामयाब भी हो रही है। बावजूद इसके कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ढाबा संचालक से मांगी गई रंगदारी के मामले का खुलासा महज 24 घंटे में ही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मुनकटी थाना क्षेत्र से एक और मामला सामने आया, जहां बीती रात शराब के ठेके पर करीब आधा दर्जन युवक पहुंचे और ठेके में मौजूद करिंदे संजय से मारपीट कर 7,800 रुपये की रकम लूट ली। इसके साथ ही आरोपी ठेके से जबरन बियर भी ले गए। यही नहीं, आरोपी शराब की दुकान चला रहे सेल्समैन संजय को रंगदारी के लिए भी धमकी देकर गए। उन्होंने कहा कि अगर ठेका यहाँ चलाना है तो 10,000 रुपये महीना देना होगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। संजय ने बताया है कि तुमसरा गांव से आए इन युवकों में से एक युवक राहुल को वो पहचानता है, जबकि सामने आने पर वो अन्य युवकों को भी पहचान लेगा। ले आए बियरें ली, 3 बार बियरें ली, 3 बियर
2 बीरों के पैसे 2 बार के दे दिए थे जी। तीसरी बार के पैसे नहीं दिए। मेरे को गाड़ी के पास बुलाया, मेरे को बोला कि जरा मैं क्या जी बोलो साहब कि तो इस तरह ये 3 बोतलों के बीयर के पैसे ले लेगा। मैं कहा जी आप दे दोगे तो हम ले लेंगे, नहीं दोगे तो हम आपसे लड़ाई तो करेंगे नहीं। 3 बीयर है, कोई बात नहीं, मालिक को बोल देंगे अभी लेंगे। इतने धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की करने लगे तो मेरे को धक्का दिया, मैं अपने गेट के अंदर हो गया, गेट लॉक कर लिया। फिर ये गाली गलौज देते रहे, चले गए। फिर आए गाँव से 7-8 लड़के लेके। कौन से गांव के? टू मसरा गाँव से। कोई जानते हो किसी लड़के को? लड़के को वैसे मैं शक्ल से पहचानता हूँ, नाम किसी का नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ एक लड़के को जानता हूँ जिसका नाम राहुल है। राहुल है? हाँ जी। क्या कहा था उसने? उसने बस वो गांव में जाके लड़कों को ले आया, यहाँ पे पीता खाता रहा और शाम को मतलब अंधेरा होने का मौका देता रहा। बस शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ आके 7-8 गेट तोड़ने लगे। मैंने फ़ोन भी किया मालिकों को, मालिक भी आए, बाद में आए तो 7-8 पीछे से गेट तोड़ के और मेरे को मान लो कूटने मारने यहाँ पे गिरा लिया अंदर। गिरा के मेरे को लाठी डंडों से कूटा है। कई लोगों ने यहाँ पे देखा है कूटा है। अच्छा, और क्या उन्होंने क्या धमकी वमकी भी दी है? कोई धमकी भी दी कि 10,000 रुपये मंथली चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं ठेका नहीं चलाने देंगे। बोल देना अपने ठेकेदारों को। मारपीट भी की थी उन्होंने? मारपीट भी की है उनके साथ। और कोई लूटपाट? लूटपाट जी 7-8 हज़ार रुपये ले गए गले से निकाल के। और 7 बीयर लेके गए। तो आपने इस मामले की सूचना दी है पुलिस को? जी हाँ, मैं दरखास्त दे के आया था। हाँ, कोई कार्रवाई की पुलिस ने? कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कल आए थे, बस ठेके में चक्कर मार के चले गए पुलिस वाले। धर्मेंद्र जी, एक ठेके पर लूट का मामला और रंगदारी का मामला सामने आया, क्या मामला है पूरा? कंप्लेंट दी है, एक संजय नाम का बता है, ये सेलमैन है, तो मसला में एक ठेका है। उसने कहा है कि भाई मेरे ठेके में आए शाम पूरी बात हो गए और उन्होंने जो है 5,000 रुपये और 7 बीयर वो लेके चले गए, मारपीट करी है, दरकार प्राप्त हुई है, दोनों पार्टियाँ बुला के प्राप्त। कोई रंगदारी भी मांगी गई है? बता रहे हैं रंगदारी मांगी, बाकी इस बारे में जांच शुरू। खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से जहां लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आसमान से एक तरफ आग बरस रही है और दूसरी तरफ इस आग को बुझाने के लिए इन दिनों बिजली एक वरदान साबित हो रही है। लेकिन गुरुग्राम के कादीपुर सब डिवीज़न में इन दिनों ये वरदान रूपी बिजली लोगों को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि कादीपुर सब डिवीज़न के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बिजली कर्मचारी ने अपने दफ्तर का काम बंद कर सब डिवीज़न के बाहर जाकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी अपने ही एसडीओ विपिन के खिलाफ कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सब डिवीज़न में उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है, जिसके चलते उन्हें हर रोज़ परेशानी होती है। बिजली कर्मचारियों की माने तो सब डिवीज़न में बेसिक टूल किट से लेकर बरसाती टूल किट की भी कमी है, साथ ही साथ टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पीने के पानी के लिए भी कर्मचारियों को तरसना पड़ता है। वहीं साफ सफाई के मामले में सब डिवीज़न इन दिनों गंदगी के अंबार में तब्दील है। ओके काम करने के लिए ऑफिस में ना तो फर्नीचर है, ना कूलर, ना पंखा, ना ही सिस्टम सही तरीके से काम करता है। मैं असलम HSV वर्कर यूनिट का कैशियर, सब यूनिट कादीपुर का कैशियर। हमने हमारी 8 समस्याएं एसडीओ साहब के संज्ञान में ले आए थे। हम 6 को, एक तो हमारा सबसे मेन था कि महिलाओं के शौचालय के लिए ऑफिस में फर्नीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जब छुट्टी के वर्क में भी टाइम में भी ये कर्मचारियों को बुलाते हैं, उसके बारे में हमने टोटली 8 समस्याओं से अवगत करा था। कुछ QR का मामला है हमारा, QR हमारी 2-3 साथियों की गलत लिख दी, कुछ लिखने में देरी करी, गलत कमेंट्स दिए, इनके बारे में हमने किया था। 16/6 को हमने लिखित में एक रिमाइंडर लिखित में हमने दिया था। फिर उसके बाद में हमारे से कोई मीटिंग बातचीत नहीं हुई। 21/6 को फिर हमने दोबारा रिमाइंडर दिया। 28/6 को हमारे साथियों ने बगैर बुलाए हमारे यूनियन के साथियों ने बात करी। एसडीओ साहब ने बड़ा आइडियल रवैये से कोई हमारे साथियों के साथ अच्छे से बात नहीं करी। फिर हमने हमारा लिखित रूप में नोटिस हमने यूनिट को दिया। यूनिट ने हमारे एक्शन साहब को और सर्कल सेक्रेटरी ने मजबूरन हमारे को, आज हमने हमारा जितने भी साथी हैं, कंप्लेंट भी हमारी बंद हैं, दफ्तर का भी ऑफिशियल काम बंद है, और सब साथी हम दरी पे बैठ कर उसका घेराव की तैयारी है। एसडीओ विपिन यादव की एसडीओ साहब ने हमारे से अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। एक्शन साहब का हमारे पास फ़ोन आया
तो एक्सेप्ट। मुकेश बिहाना, HSC वर्कर यूनियन के प्रदेश का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सर, किस तरीके का व्यवहार जो है जो साहब की तरफ से एम्प्लॉयज़ को देखने को मिलता है वो बताइए जरा, स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है और आप लोगों के साथ? STO साहब को हमारी यूनियन ने कई बार रिटर्न में लेटर दिया, कई बार इनसे वर्बली बात करी, उसके बावजूद भी STO साहब अपना जो अड़ियल रवैया है, जो कर्मचारियों के प्रति तानाशाही इन्होंने अख्तियार कर रखी है, वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। क्योंकि STO साहब से पीछे हमने मौखिक तौर पर बात करी, इन्होंने कई बातों का हमें आश्वासन दिया कि हम आपके ये काम कर देंगे। उसके बावजूद भी STO महोदय ने कभी भी उन चीज़ों का ना तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए, ना उनका कोई लेटर जारी किया। हमारी जो लेडीज़ हैं वो बेचारियों को शनिवार भी बुलाया जाता है बिना ऑफिस ऑर्डर के। अगर उस चीज़ का विरोध करते हैं तो उस चीज़ के बारे में भी जो है ना, सुविधाएँ की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में हमारा जो टेक्निकल कर्मचारी है उसके पास ना तो बरसाती है, ना TNP है, ना कुछ और है। और हमारे दफ्तर की बात करें तो हमारे पास ना तो प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर चलता, ना हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर है, ना हमारे पास प्रॉपर प्रिंटर हैं, जबकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। और जबकि दफ्तर की जो आधारभूत सुविधाएँ हैं, ना तो दफ्तर का सॉफ्टवेयर चलता, ना दफ्तर में कोई प्रॉपर कंप्यूटर हैं, ना आप जाकर अंदर देखेंगे दफ्तर में पूरी बैठने की कुर्सियाँ हैं, ना कोई टेबलें हैं कुर्सी बैठने की। कर्मचारी कहाँ खड़े होकर काम करेंगे? इस चीज़ों का जब इन चीज़ों के बारे में STO साहब को नोटिस में डालते हैं तो वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं, उस चीज़ का हमेशा लॉन्ग लिंगर करते हैं, हमेशा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। हमारा ये कर्मचारी शनिवार को भी काम करता है, इवन दैन कि संडे को भी कई बार आगे काम करता है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।